वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग HPSC PGT इकोनॉमिक्स में हमने जो प्रैक्टिस सीरीज़ क्वेश्चंस की स्टार्ट की हुई थी, उसके अंदर आज हम स्टैट का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और स्पेशली HPSC PGT इकोनॉमिक्स का लास्ट ईयर का प्री का एग्ज़ाम और बहुत सारे माइक्रो के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। चैनल के ऊपर HPSC PGT इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर आपको 25 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हम चैनल पर सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। आज हमने उन सब क्वेश्चन पेपर्स में से जो भी स्टैट के क्वेश्चंस आए हुए हों, चाहे वो क्वेश्चन KVS में आए हो, NVS में आए हो, स्टैट इकोनॉमिक्स में आए हो या फिर HPSC वाले पेपर लास्ट ईयर वाले में आए हो, हमने सारे के सारे स्टैट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको इकट्ठा कर लिया है और आज हम उन्हीं स्टैट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे HPSC में जो स्टैटिस्टिकल पार्ट्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा है, आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम इकोनॉमिक्स बाय DD है। वहाँ पर जो भी टॉपिक हम चैनल पर डिस्कस करते हैं, आपको बड़ी ईजिली वहाँ PDF मिल जाएगी। तो आज हम स्टैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। पहला देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। क्वेश्चन में कह रहे हैं जब हम एक x की सीरीज होती है, उस x की सीरीज को हम डेविएट करते हैं। किससे डेविएट करते हैं? x के मीन से। x की सीरीज को जब हम x के मीन से ऐसे डेविएट करते हैं तो हमारा डेविएशन जो होता है ना पूरी सीरीज का, क्या आता है? 0 आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप x की सीरीज को पूरी की पूरी उसके x के मीन से ही क्या करते हो, पूरी सीरीज को डेविएट करते हो, तो हमारा मीन जो होता है डेविएशन का वो 0 आता है। ये अर्थमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। सेकंड स्टेटमेंट में भी क्या बोल रहा है, जो x होता है ना, x में से हम मीन को डेविएट करते हैं, x सीरीज को हम मीन से डेविएट करते हैं और उसके सम का जब हम स्क्वायर करते हैं तब भी 0 आता है। तो ये अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब हम क्या करते हैं, डेविएशन करते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? मिनिमम वैल्यू आती है। एक मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वहाँ आपका कभी भी 0 नहीं आएगा। और ये आपकी अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में तो गिवन है 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट तो आपका राइट है, लेकिन ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हुआ, कि हमारा ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ले लिया गया, जो कि ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से हमारा आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व किए हुए हैं ताकि मैं आपको सीधा डायरेक्टली समझा सकूं, टाइम कम लगे। अदरवाइज स्टैट के क्वेश्चन की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम बहुत गिने चुने क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, हमें कंजप्शन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपसे सेविंग पूछी है। पहले क्या करना है आपको, इनकम इज इक्वल टू C प्लस I करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम निकल जाएगी। तो इनकम में से आप क्या करोगे, इनकम की जो वैल्यू आई है उसको इस कंजप्शन में पुट कर दो। तो कंजप्शन के अंदर इनकम की वैल्यू पुट करोगे तो आपका कंजप्शन आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सेविंग निकालने के लिए, सेविंग निकालने के लिए इनकम में से हम कंजप्शन को माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो भी है मैंने सोल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको वहाँ से समझा देती हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है देखो क्या है, क्वेश्चन में ये आपके पास कंजप्शन है कि 50 + 0.8y और इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50 है। तो यहाँ 50 + 0.8y + 50, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन कर कर इनकम कितनी आ गई, 500 आ गई। अब मैंने आपको क्या कहा था, इनकम को किस में डाल दो, कंजप्शन की इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पर देखिए
इनकम को कंजप्शन इक्वेशन में जब डाला गया है तो इनकम 0.8 वाई था, वाई के प्लेस पर इनकम को पुट कर दिया गया, जिसकी वजह से आपका कंजप्शन कितना आ गया 450 आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में तो आपसे सेविंग पूछा है, तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस किया तो 50 उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास है 0.8, हम मान लेते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है 0.8 है। फिर क्या कह रहे हैं, जो आपके पास कोफिशिएंट होते हैं ना bxy और byx, हमारे पास क्या होता है, ये पहली चीज आपको ये समझना होगा। जब आप क्या निकालते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो, या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम, हमारा फॉर्मूला होता है bxy इंटू byx। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके पास ये जो आप r निकालते हो कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, एक रिग्रेशर की वैल्यू आपके पास गिवन है। सपोज करो मैं कहूँ हमारे पास bxy की वैल्यू गिवन है, तो दूसरे की हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, यहाँ की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वैल्यू 0.8 गिवन है, एक वैल्यू हमारे पास 0.16 गिवन है। अब इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सोल्व किया हुआ है ताकि टाइम कम लगे और समझ जल्दी आए। अब इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या था, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमने क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्मूले से करना है कि हमारा r इज इक्वल टू bxy इंटू byx। तो मैंने कहा हमें a की वैल्यू गिवन है, तो हमें r की वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 गिवन था और bxy की वैल्यू 0.16 गिवन थी और byx की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है, तो स्केयरिंग कर दी। तो 0.8 का स्केयर किया तो 0.64 आ गया, तो ये रूट कैंसिल हो गया स्केयर से, तो यहाँ पर क्या रहा 0.16 bxy, ठीक है 0.16 bxy। अब देखिए bxy की वैल्यू निकाल दी, कैसे निकाल दी 0.64 और अपॉन 0.16 आपने यहाँ डिवाइड कर दिया, आपका 4 जो है उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सबको पता है, जब बेस ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर प्राइस, जब आप टाइम इंटरवल को चेंज कर दो एक दूसरे के साथ और इक्वल टू 1 वैल्यू आती है, तब टाइम रिवर्सल टेस्ट आपका सेटिस्फाई होता है। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। मान लो HPSC में हमसे कैसे पूछा जा सकता है, अब हमें पता है कि इंडेक्स नंबर में हमारे क्या होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे सेटिस्फाई होता है, जो भी मैंने आपको दिखाया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करता है। तो आपको पता होना चाहिए फिशर इंडेक्स और मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स क्या करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने आपको क्या कहा, हमारे टेस्ट 3 होते हैं। अब हमारा सेकेंड जो टेस्ट है वो रहेगा आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपका समेशन P1 क्या 1 बनता है और P0 क्या 0 बनता है। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होगा, जब आपकी ये इक्वेशन बनेगी तब आपका क्या होगा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता कौन है, तो सिर्फ फिशर का जो इंडेक्स है वही है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करें अगर हमारा जो तीसरा टेस्ट है सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट के सेटिस्फाई होने की कंडीशन क्या है, P01 इंटू P12 और P20, ये तीनों हैं और तब हमारा सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई होता है। लेकिन इसको ना तो फिशर टेस्ट सेटिस्फाई करता है ना मार्शल एजवर्थ, इसको सेटिस्फाई करते हैं हमारे सिंपल जो हमारे ज्योमेट्रिक एग्रीगेट फॉर्मूले हैं या वेटेड एग्रीगेट फॉर्मूले जो होते हैं वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें तीनों टेस्ट की ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन करता है, फैक्टर को कौन करता है, सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नहीं है। पहली स्टेटमेंट देखिए, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज, सही बात है, सबसे पहले हर कोई बंदा इसी को यूज करता है, ये तो सही है। और इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, ये भी बात ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होती है। मान लो कोई वैल्यू 5 लिखनी थी, आपने क्या किया, नहीं 50 लिखनी थी, उसमें आपने एक 0 गलती से लगा दी, तो क्या आपके एवरेज पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा।
तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन क्या किया कि जब हम एक्स सीरीज में से डेविएशन करते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट 0। तो यहाँ यही जो ऑप्शन है गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड ग्राफिकली। ये तो एस्थेटिक इकोनॉमिक्स का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इनमें से दिए गए नीचे किसको हम ग्राफ से प्लॉट नहीं कर सकते। अर्थमेटिक मीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मीडियन को भी आप लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, और मोड को आप हिस्टोग्राम से और क्वार्टाइल को आप स्केल पर ग्राफ पे दिखा सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन को जो है वो हम नहीं दिखा सकते ग्राफिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा गया है, आपको बोला गया है वेरिएंस हमने आपको गिवन है, मीन आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको ना कुछ याद हो ना हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला जरूर याद करके जाना है पेपर में, क्योंकि इससे ना मैंने देखे बहुत सारे पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में तो आपके पास वेरिएंस गिवन है, तो आपको पता है वेरिएंस अगर 25 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट कर दो तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो जाएगा। तो आप अब क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या पुट हो जाएगा, 5 पुट हो जाएगा। मीन कितना है, मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, मीन आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10 गिवन है, और यहाँ पर इंटू कर दोगे आप क्या 100, और आपका क्या आ जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका निकला है 50%, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डिस्ट्रीब्यूशन विच द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड कोइंसाइड इज नोन एज। वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू कोइंसाइड होती है, मतलब मैं कहूँ मीन मीडियन और मोड की वैल्यू बराबर होती है, तो वो होता है आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि जब आपका मीन मीडियन मोड बराबर हो, कोई स्क्यूनेस ना हो, कोइंसाइड करे, तब ये क्वेश्चन है। ये भी तो आ सकता है ना, नेगेटिवली स्क्यूड है अगर आपका डेटा या पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो कौन सी इक्वेशन बनती है। जब आपका डेटा में कोई स्क्यूनेस नहीं है तो हम कहेंगे मीन मीडियन और मोड बराबर है। जब आपका डेटा क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, मोड है। तो जब हमारा डेटा नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो सबसे बड़ा होता है मोड, फिर उससे बड़ा होता है मीडियन, फिर उससे बड़ा होता है मीन। तो आपको ये कंडीशंस भी याद होनी चाहिए, हो सकता है हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। और जब डेटा हमारा क्या हो, पॉजिटिवली स्क्यूड हो, तो हमारा मीन सबसे बड़ा होता है। देखो यहाँ पॉजिटिव साइड है, इस तरफ जाएंगे बढ़ता जाएगा, मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन और फिर मोड। तो आपको तीनों की ही कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेस्पियर इंडेक्स क्या होता है का फॉर्मूला। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है, समेशन P1 P0 बेस ईयर क्वांटिटी को वेट माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -1 से +1 तक होती है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, माइनस वाली सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड वेट आर टेकन एज। जब आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज से प्राइस रिलेटिव निकालते हो, तो वेट कैसे हम टेकन करते हैं, तो हम बेस ईयर की क्वांटिटी जो होती है ना, उसको वेट असाइन करते हैं। वैसे तो आप देखो कि वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वेट जब हम असाइन करते हैं वो क्या होता है, P0 इंटू Q0, मतलब बेस ईयर का प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आती है ना, वही हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ बेस ईयर हम कहें, वो हमारा वेट कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में अभी आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम वेट जो है प्राइस रिलेटिव मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटी को असाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ऑप्शन नंबर 4 राइट क्यों नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी राइट नहीं है। यहाँ पर बोला है वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन बेस ईयर। यहाँ पर वैल्यू बोल ली है सिर्फ किसकी, वो भी क्वांटिटी की, प्राइस की कोई बात नहीं की गई, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका कैसा है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वही आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, क्या है, 4y इज माइनस 5x इक्वल 15। ये आपके पास रिग्रेशन लाइन है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हमने आपको क्या गिवन दे रखा है, हमने आपके पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर की जो वैल्यू होती है 0.75, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इस इक्वेशन से पहले हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आ रही है बात। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया, रिग्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एक आपके पास बी एक्स वाई होना चाहिए और एक आपके पास बी वाई एक्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको बी एक्स वाई तो निकालना है, बी एक्स वाई की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो इसका मतलब आर उन्होंने आपको दे दिया और एक इक्वेशन दे दी, और इस इक्वेशन की आपसे हेल्प से आप बी वाई एक्स निकाल लो और बी एक्स वाई को उनको फाइंड आउट करके दिखा दो। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया गया है ताकि टाइम क्या लगे, कम लगे। अब क्वेश्चन को देखो एक बार आप, क्या है, ये आपकी इक्वेशन थी, यही थी ना, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15 और कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको 0.75 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बोला, अभी आपको मैंने बताया कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको बी एक्स वाई की वैल्यू को खुद से फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वही हमने की। तो क्या किया, 4y इधर रखा, 15 प्लस 5x कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास 5/4 ये क्या आ गई, बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूले में क्या करना है, कुछ नहीं करना, पुट कर देना है। तो आर क्या है, 0. यहाँ क्या आ गया 0.75, यहाँ √5/4 और बी एक्स की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे ही। अब स्केयरिंग फिर करी दोबारा, क्योंकि रूट हमें क्या करना था, हटाना था। स्केयरिंग कर दी और रूट हटा दिया। 0.75 का स्केयर करेंगे तो 5.625 आ गया। और जब 5/4 बराबर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4/5, और यहाँ पर आपकी बी एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.45 आपका उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके ऊपर एक और मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है एक सिंगल जो थ्रो किया जाता है 2 डाइस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल एटलीस्ट 10। क्वेश्चन में है कि 2 डाइस को उछाला जाता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो कम से कम 10 आए और 10 से ज़्यादा भी आए उन डाइस का जोड़। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया है ताकि टाइम जो है वो बचे और हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। अभी आपको मैंने क्या बताया, हमने क्या करना है, 2 डाइस को थ्रो करना है। तो 2 डाइस को जब इकट्ठा थ्रो किया जाता है तो कितने आउटकम बनते हैं, 36, एक रो में 6, 6, 6, 6, ऐसे टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते, 36 हो गए। नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, 36 टोटल। तो उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि जिनका जोड़ 10 या 10 से ज़्यादा बनता हो। तो आप देखिए जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, 4 और 10, एक ये है, एक ये है, एक ये 3, एक 4, 5, 6, कम से कम 10 और 10 से ज़्यादा। तो ये जितने भी मैंने सर्कल किए हुए हैं यहाँ पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 का क्या है, ये 6 वो हैं जिनका जोड़ या तो 10 बनता है या 10 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने नंबर ऑफ एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। टोटल कितने थे, 36 थे। डिवाइड कर दो, आपका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका 1/6 आ जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ 2 कार, 2 कारें हैं जो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अप्रोच कर रही है। जैसे मान लो ए कार ऐसे जा रही है, बी कार ऐसे आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और किस चीज़ से आप कैलकुलेट करोगे। अब हमेशा याद रखना, जब 2 कार हो और 2 कारों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करती है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है मीन, मोड दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मीन पूछा है। तो सबको पता है कि जो रिलेशनशिप होता है क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा रिलेशनशिप होता है। मोड में 10 वैल्यू पुट हो जाएगी, मीडियन में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ 10 है, इधर 2x है, तो ये 10 इधर जाकर 60 माइनस 10 50 हो जाएगा। तो क्या बचा, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ कर देती हूँ। तो क्या बचा, 50 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आपकी मीन की वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेटेड इंडेक्स नंबर।
इनमें से कौन सा वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं है। अब आप देखिए, हम लाशपियर इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं, एजवर्थ पढ़ते हैं, डॉर्बिश इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं, हम पाश्चे इंडेक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन प्राइस इंडेक्स कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ गलत है और यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे वो ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि मार्शल एजवर्थ जो इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या है। तो मार्शल एजवर्थ का जो फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी को जोड़ते हैं और दोनों को ही वेट वही असाइन करते हैं। देखो, करंट ईयर प्राइस को भी और बेस ईयर प्राइस को भी क्या किया जाता है, वही वेट असाइन किया जाता है। क्या 0 प्लस क्या 1, क्या 0 प्लस क्या 1। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है आपसे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड को भी देखिए आप, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n स्क्वायर -1, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में मिस्टेक है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। मैंने आपको रैंक कोरिलेशन जो कि क्वालिटेटिव नंबर, किसी की होनेस्टी, किसी की ब्यूटी, ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ वेदर न्यूज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आप कैसे देखते हो। रेंज ही होती है जिससे आप मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया पोजिशनल एवरेज कौन सा होता है। हमेशा याद रखना, पोजिशनल एवरेज दो ही होते हैं, मीडियन और मोड, लेकिन मीडियन सबसे एग्जैक्ट पोजिशनल एवरेज होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीडियन आपका क्या करता है, सिर्फ पोजीशन ही तो बताता है, मिड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पोजीशन ही तो आपको पता लगती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है प्राइस में और डिमांड में, वो दे रखा है 0.7 माइनस का। आपसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कुछ नहीं करना, कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 0.7 है, माइनस है इसके आगे, इसका कर दो स्क्वायर, तो 0.49% यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताओ। हार्मोनिक मीन अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर होता है n, नीचे होता है जितने भी आप टर्म्स प्लस करते जाते हो, तो 1/x2। अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वही, मैंने आपको तीनों टेस्ट बहुत अच्छे से करा दिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होता है, अभी अभी जब ऑप्शन नंबर 3 P01 P10 इक्वल होता है 1 के। अब आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट है, तो इसको फिशर ने भी किया है, इसको मार्शल एजवर्थ ने भी सेटिस्फाई किया है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले ही दिमाग में आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मैंने पहले से ही सोल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पेस की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, आपको बोला गया है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आपको क्या करना है, छोटे मोटे फॉर्मूलेज, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं KVS में आए हुए हैं। अब आपके पास ये सीरीज़ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं किसका, x माइनस x बार का, और उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और अपॉन कर देते हैं n और अंडर रूट कर देते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल से समझाऊं तो सिंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन स्मॉल x स्क्वायर। स्मॉल x से समझ लेना कि x वो वाला है जिसका डेविएशन कर चुके हैं, और यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स और उसका कर दो रूट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है, ये सीरीज़ है, x का समेशन क्या 280 आ गया,
टोटल नंबर ऑफ आइटम 7 है, 7 के साथ डिवाइड किया 40 आ गया। तो x की हर एक टर्म में से 40 को माइनस किया है, 10 में से 40 गए, 20 में से 40, 30 में से 40, 40 में से 40, ऐसे कर कर स्मॉल x बनाया है। फिर स्मॉल x यहाँ तो जीरो आएगा, क्योंकि ये तो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि जब हम मीन से डेविएट करते हैं तो जीरो आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस x का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर किया, 30 का स्क्वायर किया 900, ऐसे इसका स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर कर कर कितना आ गया, 28,000 आ गया। अब क्या करना है, ये हो गया आपका 28,800, मिस्टेक हो गई। और यहाँ पर n कितना है आपके पास, n आपके पास 7 है और इसका अंडर रूट है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, आपका 20 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट फर्स्ट यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन 1749। यहाँ बोला गया है कौन जो है स्टैटिस्टिक्स का फादर है और जिसने पहली बार स्टैटिस्टिक्स टर्म को 1749 में यूज किया था। ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर वही इंडेक्स नंबर से आया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि आपको कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर 2011, मतलब 2011 को कैलकुलेट करना है, समझ आ गया। उसके बाद बेस ईयर कौन सा है, 2008 हमारा बेस ईयर है। सिंपल है बहुत, आपने क्या करना है, करंट ईयर 60 और बेस ईयर 20 इंटू कर दो 100। अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो 300 है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इजी आया हुआ है, जियोमेट्रिक मीन पूछा हुआ है। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उनका रूट कर देते हो आप मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर आपके पास दो ही नंबर हैं, 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 का क्या आ जाएगा, 64, 64 का रूट करोगे तो आपका 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी था, इसको पहले ही इसलिए सोल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका जनरली पूछना रहता है। आपको क्वेश्चन में बोला है सेविंग फंक्शन है -50 प्लस 0.25y, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की इंक्रीज हो जाएगी 250 करोड़ से। तो यहाँ पर आप सिंपल देख लो, आपको अगर इक्विलिब्रियम इनकम तक पहुँचना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल प्रूव करो। और साइड बाय साइड क्या है, इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज आपको दे रखा है, आपको इनकम में होने वाला चेंज निकालना है। तो यहाँ पर भी वही किया कि हम क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हमें पता है मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज आपको गिवन है 250, मैंने यहाँ डाल दिया। इनकम में होने वाला चेंज आपको निकालना है, लेकिन ये ऐसे नहीं निकल सकता। आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में आपको पता है क्या होता है, 1/MPS होता है, और अभी हमारे पास MPS ही है तो हम वही करेंगे। तो 1/MPS, MPS यहाँ पर कितना है आपके पास 0.25, तो यहाँ पर वही किया, 1/MPS किया है। तो MPS के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, MPS के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर यही किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, तो चेंज इन y इंटू 0.25y, क्योंकि MPS कितना है 0.25y, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 250 करोड़, तो यहाँ चेंज इन इनकम निकल जाएगा ना। तो चेंज इन इनकम कितना निकल गया, चेंज इन इनकम आपका 1000 करोड़ आ गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी यही है, चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि चेन बेस इंडेक्स नंबर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चेन बेस इंडेक्स नंबर का वैसे तो फॉर्मूला बड़ा सा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल सा पूछा गया है कि आपको निकालना है 2021 का। अब आप देखिए, जब हम करंट ईयर का चेन बेस निकालते हैं तो उससे प्रीवियस ईयर को बेस में लेते हैं 60 इंटू 100। यहाँ पर आपसे वो पूरा चेन बेस नहीं निकालने के लिए बोला, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए पहले हम लिंक रिलेटिव निकालते हैं। लिंक रिलेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो प्रीवियस ईयर आपका क्या रहता है, चेन बेस रहता है। तो यहाँ पर वो सारी प्रोसेस नहीं करनी, सिंपली आपको 65/60 इंटू 100 से आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका स्टैटिक इकोनॉमिक्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है और KVS NVS का भी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट किससे इंडिपेंडेंट होता है। आपको हमेशा दो चीज़ याद रखनी है, एक होता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक होता है रिग्रेशन। हमेशा याद रखना, कोरिलेशन कोफिशिएंट ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट होता है और स्केल से भी। ओरिजिन का मतलब डेटा में आप कुछ भी प्लस कर दो माइनस कर दो,
और मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। लेकिन रिग्रेशन जो होता है ना, ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डेटा में प्लस माइनस करने से रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्केल जो होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट किस से इंडिपेंडेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये चेन से भी, ओरिजिन से भी और स्केल से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इस पर ना तो प्लस माइनस का कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मैक्रो का क्वेश्चन गलती से बीच में आ गया, इसको जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने देखे हैं कि 2-4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के केवीएस में, एनवीएस में, एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो हो सकता है एचपीएससी में भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हमें वहाँ देखने को मिले। तो इस क्वेश्चन को हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है हमारा। अगर हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस करते हैं ये जो समेशन एक्स होता है ना, समेशन एक्स अपॉन एन, और उसके पूरे होल का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए, समेशन एक्स स्क्वायर जो 1000 है वो यहाँ पुट होगा, एन आपके पास 10 है वो यहाँ पुट होगा, समेशन एक्स 80 है वो यहाँ, एन कितना है, एन आपका फिर वही 10 है वो यहाँ, और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले से सोल्व किया है ताकि टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो छोटे मोटे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, सीधा वैल्यू पुट की हुई देख लीजिए। यहाँ पे क्या था, 1000, 10 डिवाइड किया कितना है 100, 80 जो समेशन एक्स था, और एन कितना था 10 था, तो 80/10 डिवाइड कर दो आप, तो 8 आया, 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो यहाँ पर कितना आ गया, 100 में से 64 गया 36, 36 का रूट करो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट ही होता है, तो यहाँ 6 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ना, ये 2 तरीके से सोल्व हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको कौन सा उस टाइम पे याद आए। अब क्वेश्चन नंबर 155 को पढ़िए। एक बस है जो जयपुर से दिल्ली तक जाती है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर। मान लो ये जयपुर से कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और दिल्ली से जब वो क्या जयपुर आती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन देख के पता लग गया ना, ये वाला क्वेश्चन अभी किया था कि ऐसा क्वेश्चन जब एक साइड से अपोजिट डायरेक्शन में 2 चीज़ें चल रही होती हैं तो क्या होती है, हार्मोनिक मीन यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 तरीका है। एक सिंपल फॉर्मूला जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं कि जब ऐसे एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी दोबारा ऐसे आ रही है, तो उसमें क्या है, 2 फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। पहला तो हम हार्मोनिक मीनिंग लगा सकते हैं कि एक बार ट्रेन ऐसे गई, एक बार ट्रेन ऐसे आई, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/1/x1 प्लस 1/x2। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो। इस फॉर्मूले से कैसे, यहाँ पर आप ऊपर रखो 2 क्योंकि 2 बार ट्रेन आई है, और 1/x1 में क्या आएगा 30 प्लस 1/60। इसे कैलकुलेट कर सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, तो दूसरा जो तरीका होता है 2 × AB होता है और A+B होता है। ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है, जब हम मैथ्स में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज, A के प्लेस पर क्या डालेंगे 30 और B के प्लेस पर डालेंगे 60, और फिर A+B 30 + 60 90, और आप देख लो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3600/90 क्या आ जाएगा 3600/90, देख लो आपका क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकल जाएगा। आपके दोनों ही तरीके से निकल सकता है, मैंने फिर भी इसको सोल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि दोनों ही मेथड से कैसे मैंने इसको सोल्व किया। ये तो वो मेथड हो गया जो कि हमें हार्मोनिक मीन में पता है कि n ऊपर चला जाता है 2 जितनी बार भी ट्रेवल होगा, तो 1/30 + 1/60, तो 2/2 + 1/60, तो इसको 40 किलोमीटर जो हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है। एक जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 2AB A+B, 2AB A+B, तो यहाँ से 3600 को 90 से डिवाइड किया तब 40 किलोमीटर। तो आपको हार्मोनिक मीन का दोनों ही फॉर्मूले याद होनी चाहिए, क्या पता आपको कौन से का यूज़ करना पड़ जाए। आंसर आपका 40 किलोमीटर ही आएगा दोनों से। अब यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा मीन जो है मैथमेटिकल मीन है। अभी मैंने आपको कहा था मोड और मीडियन क्या होता है, पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बचा, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, ये आपके क्या होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन, मैं इसको सोल्व नहीं करूंगी लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंजप्शन आपको गिवन है, कंजप्शन आपके पास कितने गिवन है 20 + 0.8y, y के प्लेस पर मैं 100 पुट करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंजप्शन आपकी आ गई 100 क्योंकि 20 + 80
100 आ गई। एपीसी आपसे क्वेश्चन में पूछी है, तो एपीसी का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, C/Y होता है। कंजप्शन 100 है, इनकम भी कितनी है 100 है, तो 100/100 क्या आ गया 1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू की अचानक से आने वाली जो वैल्यू होती है, सबसे कम कौन प्रभावित होता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो सबसे कम एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है अर्थमेटिकल मीन की प्रॉपर्टी से आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अर्थमेटिक मीन जो है फ्रीक्वेंसी का 5 है, समझ आया, मीन हमें 5 गिवन है, कोई बात नहीं। अगर हम सीरीज को 5 से बढ़ा दें, मतलब जो एक्स की सीरीज है उसको 5 से बढ़ा दे, हर वैल्यू में 5 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, तो मीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम सीरीज को एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ाते हैं, अर्थमेटिक मीन उतने ही कांस्टेंट नंबर से बढ़ जाता है। अगर हम घटाते हैं तो अर्थमेटिक मीन उतने ही नंबर से घट जाता है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक मीन उतने से ही कम हो जाता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने से ही मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन भी 5 से ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वार्टाइल आपसे पूछा है। अब आपको पता है क्वार्टाइल में क्या होता है, 25 Q1 Q2 कितना होता है 25, और मतलब और जुड़ जाएंगे 25, तो Q3 होता है 75 का, और तो यहाँ पर सेकंड क्वार्टाइल कितना होता है 50%। तो 50% किसकी वैल्यू होती है, मीडियन की वैल्यू होती है क्या नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस नंबर का जियोमेट्रिक मीन पूछा है। तो जियोमेट्रिक मीन में हम क्या करते थे, जो भी होता था जैसे 2 × 0 × 3 × 4, सॉरी 3 × 6। अब यहाँ 4 नंबर है, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल तो सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की सारी टर्म अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, फिर वही आया कि कौन सा टेस्ट, मैंने आपको पहले भी समझाया कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तब सेटिस्फाई होगा जब P01 Q01 P1 Q1 और ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, और इसको सिर्फ फिशर इंडेक्स ही सेटिस्फाई करता है। अगर हम एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कर लें तो आगे के क्वेश्चन हमारे काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी गलती है, मैं बताती हूँ क्या। अब आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। अभी मैंने आपको कहा था जब आपका अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड बराबर होते हैं तब होता है वो सिमिट्री। जब हमारा अर्थमेटिक मीन बड़ा हो, फिर मीडियन हो और फिर मोड हो, तो ये है पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये ऑप्शन भी राइट है कि सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। फिर देखिए अगला ऑप्शन देखिए, जब हमारा मोड सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है और फिर अर्थमेटिक मीन, तो ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है ना, ये वाली सिचुएशन होती ही नहीं है। सेकेंड सिचुएशन जो दी गई है ये गलत है। अब यहाँ 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ठीक है, अब हम आंसर कौन सा मांग करें, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। लेकिन क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। 3 ही सिचुएशन होती है, या तो सिमिट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, या पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो मैंने पॉजिटिव वाली सिचुएशन भी दिखा दी आपको, नेगेटिव वाली भी समझा दी, ये वाला होता ही नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो राइट 2 आंसर राइट थे दोनों ही बता दिए। तो यहाँ पर अगर ये भी राइट होता तो हम इसके साथ जाते हैं, लेकिन ये राइट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बार बार आ रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, अगर हम अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं कि x में से x बार करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, तो हमने कहा था मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है क्या, Q3 - 100 Q² प्लस 4Q और प्लस 100। मार्जिनल कॉस्ट आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो। Q3 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 3Q² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10Q² का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 20Q आ जाएगा। और इसके बाद 4Q का डेरिवेटिव करोगे तो 4 आ जाएगा, और 100 का करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जब मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल गई, मार्जिनल कॉस्ट तो आपकी निकल गई 3Q² माइनस 20Q प्लस 4। यहाँ पर Q के प्लेस पर 5 पुट कर दो। आपने क्या करना है, Q के प्लेस पर 5 को पुट कर देना है। जब आप Q के प्लेस पर 5 को पुट करोगे तो यहाँ देखिए 3, यहाँ Q के प्लेस पर 5 पुट होएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
20 के प्लेस पर क्या पुट होएगा, फिर क्या हुआ है, फिर 5 पुट होगा तो +4। अब आप देखिए 5 5 जा 25, 3 25 को 3 से करेंगे तो 75 -100 और +4। यहाँ पर आप देखोगे ना आपकी मार्जिनल कॉस्ट -21 आ जाएगी। आगे सोल्व कर लेना, प्लस का 25 माइनस का 100 प्लस का 4 इक्वल आ जाएगा आपका -21। इसका मतलब हमारी मार्जिनल कॉस्ट माइनस में निकली है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ द वैल्यू। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का काम क्या है, आपके डेटा में कितना वेरिएशन, यही तो चेक करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका डेटा डिस्पर्जन होता है डेटा में फैलाव। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि कौन सा डिस्पर्जन जो है सारी की सारी आइटम पर बेस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तभी निकलेगा जब आप सारी की सारी आइटम्स को लोगे और हर आइटम में होने वाला चेंज आप देखोगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा पोजीशन वैल्यू डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो सबको पता है मीडियन ही है जो 2 पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में पर्सनल इनकम गिवन है, इसके बाद आपको इनकम टैक्स गिवन है, कंजप्शन गिवन है, पर्सनल सेविंग गिवन है। डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। तो डिस्पोजेबल इनकम निकालने का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो पर्सनल इनकम है हमारी 5000 और टैक्स है हमारा 900। तो 5000 में से 900 माइनस करना है, बाकी किसी आइटम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जब 5000 में से 900 आप माइनस करोगे तो आपका 4100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको हम जो है ग्राफ्स की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। मैंने आपको कहा था मीडियन जब हम दिखाते हैं तो हम लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और मोड को हम हिस्टोग्राम की मदद से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो आप सीएफ बनाते हो, उसके ग्राफ को क्या बोलते हैं। सीएफ आपको पता है कहाँ यूज़ की जाती है, सबसे पहली जो होती है मीडियन के लिए, और इसको क्या बोलते हैं, ओजाइव कर्व बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का जो रिलेटिव मेजर एक होता है एब्सोल्यूट मेजर। जैसे हम कहें कि मीन में से मैं मोड की माइनस वैल्यू को माइनस कर दूं तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट वर्जन। जब मैं नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दूं तो ये होता है रिलेटिव। तो रिलेटिव जब आप डिस्पर्जन के मेजर को करते हो तो वो आपका कोफिशिएंट चला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं हिंट दे देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3-4 बार कर चुके हैं। क्वेश्चन में है मीन आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, वही फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब आपको जो हम सीवी निकालते थे ना वो क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है, मीन नीचे है, इंटू 100 फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारा डेटा में वो कितना है, मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5 है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पुट ही कर देती हूँ। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 5 है, तो वो इधर चला गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, वो एज इट इज़। मीन कितना है हमारा, मीन हमारा 25 है इंटू 100। अब आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 को 5 से करोगे तो 125, और यहाँ क्या आ गया 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यू निकालने के लिए किसने कहा है तो 125 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो यहाँ पर 1.25 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो 1.25 मुझे लगता है इस ऑप्शन में ना पॉइंट की मिस्टेक है, 1.25 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। अब मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -1 से +1 तक चलती है। तो ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है। अब दिए गए ऑप्शन में से -1 जो कि नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये हाईएस्ट वैल्यू तो है ना। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना और के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने क्या कहा था, ये ओरिजिन से भी और स्केल से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से भी और स्केल से भी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू रिग्रेशन लाइन अगर परपेंडिकुलर है, अब आपने देखा ना ये वाला डायग्राम्स, यहाँ पर आपने एक बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का एक डायग्राम देखा है, ठीक है। अगर मैं एक्स वन वाई लिखूँ, वाई वन एक्स और एक एक्स वन वाई होता है, तो जब दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस टाइम पर हमारी रिग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द आउटकम एन ओड नंबर विच डाइस रोल प्रोबेबिलिटी इट इज प्राइम। पहली बात देखिए, डाइस को आप उछालते हैं तो डाइस में 1 से 6 तक काउंटिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हो गए टोटल। अब इसमें से सबसे पहली बात तो ओड नंबर कौन कौन से हैं, ओड नंबर है आपके फर्स्ट, ठीक है। ओड नंबर कितने हैं आपके यहाँ पे, तो ओड में से भी आपको क्या निकालना है, ओड में से भी आपको प्राइम निकालना है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखो तो आपके कौन कौन से प्राइम है, ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ है, सीधा आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, ओड में से भी कितने प्राइम है नहीं किया हुआ। तो ओड, टोटल ओड आपने देखा, फर्स्ट था, थर्ड था, फिफ्थ था, लेकिन यहाँ पर प्राइम आपसे पूछा है, तो प्राइम जो होते हैं 1 से 5 के बीच में आपका जो प्राइम नंबर होता है ना, 2 भी आपका प्राइम होता है, 1 को हम कंसीडर नहीं करते, सॉरी 1 और 2 को कंसीडर नहीं करते, 3 और 5 ये आपके प्राइम नंबर है। तो प्राइम हो गए 2, और टोटल आपके कितने ओड नंबर देखो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये टोटल नंबर हो गया हमारे। इसमें से पहले आपको ओड देखनी है, फिर आपको पूछा है प्राइम नंबर बताओ कितने हैं, तो इसमें से जो प्राइम नंबर होंगे वो आपके 2 होंगे, और टोटल ओड नंबर आपके यहाँ से कितने बन गए, 1 3 5। प्राइम नंबर कौन से हो गए, 1, प्राइम नंबर तो 2 हो गए, 3 और 5, प्राइम नंबर तो 2 हो गए, 3 और 5, और ओड कितने हो गए, 1 3 और 5। तो इसलिए 2/3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि पहले ऊपर प्राइम आएगा, नीचे ओड नंबर आएगा, थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो गई इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वेश्चन में पूछी गई है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को निकालने का फॉर्मूला पहले क्या पता होना चाहिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज को। अब यहाँ पर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए पहले डाटा क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो कि ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर आपको Q1 और Q3 की वैल्यू को निकालना है, जो कि पहले ही निकाली गई है, इसको भी मैंने पहले से सोल्व किया है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का देखो फॉर्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आपके पास Q3 माइनस Q1/2 ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। Q1 की वैल्यू कैसे निकलती है, आपके पास n जितने भी होते हैं ना, n/4 कर देते हैं और प्लस कर देते हैं यहाँ 1। अब वहाँ पे ना क्वेश्चन में n देखो कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। n किसको बोला गया है, ये जो आइटम्स हैं ये टोटल 11 है, कितनी है, 25 से लेकर 61 तक गिनोगे ना तो ये 11 है। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, 11 है, तो 11 यहाँ प्लस किया 1/4, तो 12/4। तीसरे नंबर पर देखो क्या वैल्यू है, सीरीज में तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो Q1 की वैल्यू है। तीसरे नंबर पे वैल्यू है ये आपकी आएगी, ये आपकी है 35। समझ आया, क्वेश्चन में 35 आपका क्या हो जाएगा, 35 आपका Q1 आ गया। ये जो 35 है तीसरे नंबर पर ये आपका Q1 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, Q3 की वैल्यू को निकाल लेंगे। Q3 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे 3 और यहाँ n+1 और /4। अब वही n कितने हैं 11, 11 + 1 12, 12 यहाँ 4 यहाँ और 3 बाहर, मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 24, 24 को कर दो 4 से, तो 4 से 4 24। 8वें नंबर पे देख लो कौन सी है, 8th नंबर पर जो आपकी सीरीज में आपकी जो वैल्यू है वो है 58 ये। तो आपको क्या समझ आया, Q1 हो गया आपका कितना, Q1 की वैल्यू हो गई आपकी 23 और Q1 की वैल्यू हो गई आपकी, Q1 हो गया आपका 35 और Q3 की वैल्यू आपकी आ गई 58। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज ही तो पूछी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, Q3 माइनस Q1/2। Q3 कितना है आपका 58, अभी क्या किया है 58, उसमें से माइनस कितने कर दिए 35 और अपॉन क्या कर दो 2 कर दो। यहाँ पर आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज में जो आपका डिवाइड 2 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, Q3 माइनस Q1 करना है सिर्फ, Q3 माइनस Q1। 58 में से आप 35 माइनस करोगे ना तो आपका राइट आंसर जो है ना 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारे कितने क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ कुछ 20-25 क्वेश्चंस बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ये वाला मिस्टेक हो गई, यहाँ 2 नहीं आएगा,
इसको ठीक कर लेना। बाकी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।